तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको डिस्कस करना है डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हम डीपीपी कहां से लें, हमको एनोटेड पीपीटी कहां से मिलेगी। उन्हीं के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यार कैसे करना, प्रोसीजर क्या है। तो ऐप डाउनलोड करोगे आप, कहां से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, किसी को बताना नहीं है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप डाल दोगे तो वहां पर उसके बाद में आपको कुछ जनरल डिटेल्स है, जो कि आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आपका जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया, ये सारी चीजें आप डाल देना। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल दिया, ओटीपी आएगा। ओटीपी किसी को बताना नहीं है, आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि ओटीपी किसी को नहीं बताना है, वेरीफाई कर देना। उसके बाद में आगे चलना, कोर्स कैसे आपको एनरोल करना है। कोर्स की कोई प्राइस नहीं है भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? सबसे पहले कोर्स को एनरोल करोगे कैसे? कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर जाना, आपको यहाँ पर प्रारंभ वाले ऑप्शन में जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, आगे बढ़ना है, और इसको आगे बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर 11th क्लास टिक करना है, और फिर जो भी वॉट एवर द सब्जेक्ट यू वांट टू रीड और यू वांट टू लर्न, यू कैन गो into that particular section. If you want to learn about the chemistry कोई आपको टॉपिक पढ़ना है तो आपको जाना है, जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़नी है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर टैप करना। वहां पर टैप करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? डाउनलोड मटेरियल मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चाहिए, तो आपको क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पर कूपन कोड डालना पड़ेगा, दैट इज फ्री इजिली। इसको कूपन कोड डालने के बाद में आपको पूरा का पूरा कोर्स किस में मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। और विदाउट एनी कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वालिटी कैसे मिले, क्वालिटी आपको कमाल की मिलने वाली है। साथ ही साथ में हम आपको डीपीपी देंगे, आपको नोट्स बनाने के लिए हेल्प करेंगे, मतलब एनोटेड पीपीटी देंगे, और साथ में आपको कोई भी डाउट आता है तो डाउट वाला ऑप्शन भी आपको दे रखा है। इसमें आप अपना कोई भी डाउट आता है उसको पोस्ट करिए, हमारी जो टीम है जल्द से जल्द आपको डाउट क्लियर करेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारा जो बच्चा है वो डॉक्टर बने। एक गरीब घर का बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहिए। हमारा जो विजन है, हमारा जो मोटिव है, दैट इज दिस। ठीक है, तो बाकी अपन बात करते जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिनमें सबसे पहले आपको पता है थॉमसन आए। थॉमसन के मॉडल में कुछ गलतियां थी, उनको दूर करने के लिए रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने कहा कि यार न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखता है, इसकी कुछ चीजें हैं, फिर कुछ उसकी लिमिटेशन थी जिनको आपको पता है। एक तो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं ना इलेक्ट्रॉन जो है सराउंड कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के अराउंड, अपने न्यूक्लियस के अराउंड, तो रिलेटेड एक टाइम पे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह से उनको अपन को उस थ्योरी को नकारना पड़ा। फिर अपन बोर की थ्योरी आती है। बोर की जो थ्योरी है उसमें भी कुछ कमियां थी, उसकी भी कमियों को दूर करने के लिए कुछ नए साइंटिस्ट आते रहेंगे, थ्योरी नई नई आती रहेंगी। लेकिन बात करिए मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझाने के लिए जो मॉडल है, दैट इज बोर्स मॉडल। ठीक है, लेकिन हम यहां पर ये कहते हैं कि एटम के अंदर हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर को देखें, वो कैसी दिखती है? एटम के अंदर कुछ ये चीज प्रेजेंट होती है, इतना काफी है। ठीक है, यहां पर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? ये मेरा के सेल हो जाएगा, this is actually K cell, this is actually L cell, this is actually M cell, this is actually N cell। तो यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, सेल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर एज्यूम करो, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल ऐसा होगा इस तरीके से, तो दूसरा सेल जो है कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कुछ एक चक्कर जैसा अपन को दिखता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकल है। यहां पर मैं एक नई चीज आपको बताने चाह रहा हूं कि भाई साहब हम इलेक्ट्रॉन को एज्यूम कैसे करते हैं, बट एक्चुअल में उसका नेचर कुछ अलग ही होता है। आपको पता है क्या हुआ था? आपको यह पता होगा कि ये जो हमारे प्यारे से साइंटिस्ट जिनका नाम है आइंस्टाइन, जिन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, E = mc² बताया था। यह कहा था कि लाइट जो होती है उसका डुअल नेचर होता है, लाइट दोगलापन रखती है, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। ऐसे ही हमारे जो डी ब्रोगली, बेसिकली ये स्टेटमेंट किसने बोल दिया? ये आइंस्टाइन सर ने बोला। लेकिन आइंस्टाइन सर के ये स्टेटमेंट को बेस बना करके हमारे एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली, और उन डी ब्रोगली सर ने ये कहा कि भाई साहब लाइट ही दोगली नहीं होती है,
बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आता है, हमारा न्यूट्रॉन आता है, ये भी दोगलापन रखते हैं, इनका भी डुअल नेचर होता है। कैसा होता है? डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। उसी को हम आज के इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर डी ब्रोगली इक्वेशन यानी डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल। किस तरह के पार्टिकल की बात कर रहे हैं? अब देखो यहां पर एक टर्म आई थी जो कि थी क्वांटम मैकेनिक्स। आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स के अंदर भी आती है, केमिस्ट्री के अंदर भी आती है। तो ये होती क्या? सबसे पहली चीज, क्वांटम मैकेनिक्स केमिस्ट्री का या फिजिक्स का वो पार्ट है जिनमें हम माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की स्टडी करते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, तो ऐसे पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं और बहुत छोटे हैं जिनको हम आंखों से तो देख ही नहीं सकते। तो जब होता है ना कि जिन चीजों को अपन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो उनके लिए अपन को मशीनें यूज करनी पड़। मशीनें भी जो होती है इस तरीके की डेवलप इतनी नहीं हो पाती कि यार उनका कैरेक्टर बता दें, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो छुपी रह जाती हैं। तो उन्हीं में से एक नेचर है दैट इज डुअल नेचर। होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डुअल नेचर रखता है। इसको कैसे उन्होंने देखा? आइंस्टाइन सर ने बोल दिया लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल भी होता है और अपना पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। लेकिन इसी चीज को आगे बढ़ा के हमारे डी ब्रोगली सर हैं, उन्होंने ये कहा लाइट ही नहीं, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, वो भी कैसा डुअल नेचर रखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। देखो आइंस्टाइन सर ने क्या बोला? E बराबर mc स्क्वायर। क्या बोला? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ एक हमारे साइंटिस्ट थे, E बराबर h न्यू बोल के निकल गए। क्या नाम था? मैक्स प्लांक। क्या बोली उन्होंने? प्लांक क्वांटम थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने ये कहा जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो ये चीज है किसके बारे में? इट इज प्लांक क्वांटम थ्योरी। दूसरी तरफ मेरे पास में क्या है? यहां पर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो कभी आपको टाइम मिले ना तो मैं आपको दो मूवी रिकमेंड करूंगा। एक तो है, मतलब मूवी क्या, डॉक्यूमेंट्री टाइप है वो, मतलब जो साइंटिस्ट के बेसिकली। एक तो है जीनियस। जीनियस किसकी है? आइंस्टाइन सर की। ठीक है, वो देखना एक बार यार। डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली आइंस्टाइन वर्सेस हाइजेनबर्ग। आपको जानने को मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या है। आपको मजा आएगा चीजों को समझने में। एंड ऐसी अपनी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर पूरी जो कहानी है, आइंस्टाइन सर के ऊपर एक तरीके से बायोग्राफी मूवी टाइप है। ठीक है, तो जीनियस करके मूवी है। दो मूवी है बेसिकली, आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इनको जरूर देखना। आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। एक तो है जीनियस और एक है बेसिकली अपना हाइजेनबर्ग। आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको एक दिखेगी हाइजेनबर्ग वर्सेस आइंस्टाइन। ये दो मूवी दिखेंगी। ये तो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली, ये मूवी है, तो एक बार इसको देखना। ठीक है, बाकी हम बात कर रहे थे इन चीजों। अब देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। A बराबर B है, A बराबर C है, तो B बराबर C नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन क्या मैं इसको hc अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कौन रोक सकता है आपको? तो मैं ऐसा करता हूं, इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं, इसको इक्वेशन 2 देता हूं और इसको इक्वेशन 3 नाम देता हूं। अब देखो, माना कि अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर इन दोनों को मैंने कंपेयर कर लिया, 1 को और 3 को। सर 1 और 2 को क्यों नहीं करा? अरे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर मुझे रिजल्टेंट लैम्डा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? लैम्डा निकालना है। मुझे लैम्डा को रिलेट करना है मोमेंटम के साथ में, तो लैम्डा किस फॉर्मूले में है? इस फॉर्मूले। तो मनुष्य क्या होता है, ह्यूमन जो होता है स्वार्थी है। इस वजह से मैं भाई साहब, मैं भी मनुष्य हूं कहीं ना कहीं, तो मैं भी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ रखूंगा। तो मेरा स्वार्थ ये है कि जब मैं 1 और 3 को जब रिलेट करूंगा तो मेरे लिए चीजें निकल के आएंगी और वही चीजें मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को रिलेट कर दिया। ई को तो छोड़ो, mc स्क्वायर बराबर क्या है? hc अपॉन लैम्डा। अब क्या करते हैं, c से c कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? mc बराबर h अपॉन लैम्डा बराबर। अपन इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए जरा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर h अपॉन mc।
अब और आगे अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, MC क्या है? अरे गलत दिशा में मत जाना, MC में बात कर रहा हूं किस चीज की? मास इनटू C क्या है? वेलोसिटी है कहीं ना कहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। C की बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसको वेलोसिटी की तरह ट्रीट करूं और इसको मास की तरह ट्रीट करूं तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है? अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? H/mv, और इसको मैं रिजल्टेंट H/ क्या लिख सकता हूं? m H/p लिख सकता हूं। ये किसके बराबर होगी? लैम्बडा के बराबर होगी। तो ये रिलेट किया है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली कह देते हैं क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब बहुत सारे से बच्चे हैं जो ऐसा कहेंगे, सर आपकी सारी बातें हमको समझ में आ गई, हमको ये समझ में आ गई कैसे आपने रिलेट किया, इसको रिलेट किया, लेकिन आपने शुरुआत कहां से करी थी? डुअल नेचर को समझाने के लिए। अभी तक तो हमको डुअल नेचर पता ही नहीं चला। तो रुको जरा यार, वही तो बताने जा रहा हूं। अभी जो फॉर्मूला निकाला है उसी से तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। इसको मैं एम भी लिख सकता हूं यार। तो अब देखो जरा, या फिर इसको अपन H/mc लिख सकते हैं, या फिर H/p लिख सकते हैं। P क्या है? मोमेंटम है। P क्या है? हियर यहां पर P जो है दैट इज मोमेंटम। अब समझो चीजों को, अगर मैं मास को इंक्रीज करता हूं, मतलब पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसका वेव नेचर उतना ही कम होगा। अगर मैं रिलेट करता हूं, मास को मैं इंक्रीज करता हूं तो लैम्बडा डिक्रीज होगी। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। मतलब अगर मास इंक्रीज होगा वेवलेंथ डिक्रीज होगी। इसका मतलब अगर मास इंक्रीज होता है दैट विल हैव लेस वेव नेचर। अगर ऐसा हो उसका बेसिकली क्या होगा? हाई पार्टिकल नेचर। अगर मास डिक्रीज होता है वहां पर क्या होता है? लैम्बडा इंक्रीज होगा। इस केस में क्या होगा? यहां पर मोर वेव नेचर एंड लेस पार्टिकल नेचर। देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, दोगले होते हैं, उनमें दोनों नेचर होते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एक टाइप का नेचर शो करते हैं। कभी होता है ना, जब उनका काम पड़ रहा होता है तब तो बहुत प्यारे, बिल्कुल मीठा मीठा आपसे बोलेंगे, यार दोस्त यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तू लाइफ में करने वाला है, ठीक है, और बहुत अच्छा तू करेगा, तू मतलब सब में फेमस है, तू बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। मतलब जब उनको काम होता है तुम्हारी मतलब बढ़ाई करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ते। लेकिन जब उनको एक बार पैसे दे दो, उनको उधार दे दो, भाई साहब फोन नहीं उठाएंगे, भाई साहब अचानक से बीमार हो जाते हैं, अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। तो ये होता है। तो दोगलापन ऐसी चीज है, उनके अंदर दोनों चीजें होती हैं, लेकिन एक टाइम पे एक नेचर शो करते हैं। ऐसे ही यहां पर है। अब वो किस चीज पे डिपेंड करता है, जब उनका काम पड़ता है। ऐसे ही यहां पर क्या है, किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो मास पर डिपेंड करेगा ना मेरी जान, वो मास पर डिपेंड करेगा। अगर मास यहां पर ज्यादा है, आपको पता है लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, पूरी की पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करेगी, मास पर। अगर मास इंक्रीज होगा भाई साहब पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो वेव की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा? वेव की तरह दिखेगा। समझ में आया कि बात क्या है? ये चीज हमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताता हूं मैंने आपको काफी बार कहीं ना कहीं बताया होगा कि देखो क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी होती है। क्या थ्योरी होती है? जैसे यहां पर एक चेयर पड़ी हुई है, तो अगर मैं जब इस चेयर की तरफ देख रहा हूं, मान लीजिए मैं जब इस कैमरे की तरफ देख रहा हूं, तो ये कैमरा मेरे लिए यहां पर होगा। लेकिन जब मैं इधर मुड़ता हूं, जब यहां पर कुछ लिखना स्टार्ट करता हूं, तो भाई साहब मेरे लिए कैमरा पीछे होगा ही नहीं। ये दुनिया में कहीं हो सकता है, ये दुनिया में कहीं भी हो सकता है। ऐसी थ्योरी कहां पर है? ये केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलती है। यस, ऐसी थ्योरी है। वेव नेचर यहां पर होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। पूरी की पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर वो जो चीज है, पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें वेव नेचर उतना ही ज्यादा होगा, वो जितना बड़ा होगा उसका पार्टिकल नेचर उतना ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कहानी है जिनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में अपन को डिस्कस करना है। ये मूवी देख लेना, ठीक है। देखिए, द मास ऑफ पार्टिकल इज 1 mg एंड इट्स वेलोसिटी इज दिस। आपने देखो मास क्या दे रखा है? मास दे रखा है 1 मिलीग्राम,
ओके, वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पर 4.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। What should be the wavelength? तो निकाल सकते हैं लैम्बडा बराबर h/mb होता है। h की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.652 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू, क्योंकि 1 मिलीग्राम का मतलब क्या हुआ 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। बाकी इधर वाली वैल्यू देखो क्या है 4.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाकी काम क्या है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। अरे देखो यहां पर सारी जो वैल्यू ESU के अंदर है, हम जानते हैं h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। लेकिन हम ये भी जानते हैं, पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर क्या, कि 1 जो जूल है दैट इज 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो 1 अर्ग क्या हो जाएगा 10⁻7 जूल। इस तरीके से रिलेशन आपको पता होगा, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ऐसे आप न्यूटन और डायन को रिलेट करते हैं ना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। अरे हमने भी फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत, 11th क्लास में हमने भी फिजिक्स पढ़ी है, MLT है, सारी चीजें हमने, वेक्टर सारी चीजें, यार हमको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी बचपन में, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी कहानी आपको जरूर पता होगी। बाकी इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कर लेना, इसमें वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसके अंदर आएगी, सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू निकल के आएगी। निकाल सकते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अब की बार हमको मास पूछा गया है, लैम्बडा दे रखी है, लैम्बडा बराबर h/mb कितना है 5894 एंगस्ट्रॉम। यहां पर बाकी वैल्यू मीटर में है तो इसको 10⁻10 लिख लेते हैं। अगर सेंटीमीटर में होती तो कितना लिखते, 10⁻8 सेंटीमीटर में, ठीक है। 6.625 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में अपने पास में m तो निकालना है, इनटू वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चीजें ये अपना सेकेंड आएगा, पर सेकेंड नहीं आएगा, सेकेंड आएगा, ठीक है। आगे क्या करना है, मास बराबर 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 3 10⁸ इंटू 5894 इंटू 10⁻10। क्या करेंगे यहाँ पर 10⁸ से 10⁻10 10⁻2 बचा, ये ऊपर जाएगा, डेल्टन इसको कितनी बार कट कर सकता है 10⁻32 की बार, ठीक है। क्या बचा अपने पास में, मास बराबर कितना बचा, मास बराबर 6.626 इंटू 10⁻32 डिवाइड बाई 3 इंटू 5894, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, एक बार आप भी सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, हम भी करते हैं। चलिए क्या है अपने पास में 6.626, ठीक है। तो पहले नीचे वाली वैल्यू 5894 इंटू 3 कितना आया 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 17682, ठीक है। तो 6.626 डिवाइड बाई 17682 को डिवाइड किया, मेरे पास में वैल्यू आ रही है, मास जो है वो कितना निकल के आ रहा है 0.00037, ठीक है 3747। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतनी वैल्यू यहाँ पर मीटर के अंदर वैल्यू निकल के आई। ये सारी चीज यहाँ पर अपन कर सकते हैं। जो देख रहे हो मास कितना कम है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो माइक्रोस्कोपिक जब पार्टिकल होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको वेव नेचर देखने को मिलेगा। अगर उसकी मास, पूरी कहानी मास पर डिपेंड करती है। अगर मास बढ़ा पार्टिकल नेचर बढ़ेगा, अगर मास घटा वेव नेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये सारी कहानी है, कर सकते हैं। आगे देखिए जरा, अब की बार क्या है, हमारे पास एक बॉल है जिसका वेट कितना है 25 ग्राम है, मास कितना है 25 ग्राम है। हमको और क्या बोला गया है, वेलोसिटी बोली गई है 6.6 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़िया। देन फाइंड आउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्बडा बराबर h/mb। क्या लगता है यहां पर वेव नेचर ज्यादा होगा या कम होगा, वेव नेचर कम होगा। देखो
6.626। अभी सेंटीमीटर में वैल्यू, इसका मतलब 10 पावर, अपन बात करते हैं जूल पर सेकंड, तो 10 पावर -34 डिवाइड बाई कितना है 25 इंटू 6.6 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, और कुछ अपने पास में, ये ग्राम के अंदर है, सेंटीमीटर पर सेकंड की वैल्यू। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर कितना निकलेगा, करते हैं जरा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 पावर -38 हो जाएगा, तो इंटू 10 पावर -38। अब देखते हैं जरा क्या होता है, 6.6 इंटू 25 कितना आया, ये 165, तो 165 से डिवाइड करना पड़ेगा 6.626 को डिवाइड बाई 165, कितना आ रहा है यहाँ पर 0.040 इंटू 10 -38। अब -38 इतना सेंटीमीटर अगर किसी की वैल्यू है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सा ये है कि यार उसका वेव नेचर बहुत ही कम है। अब नैनोमीटर में लिखना चाहो तो कितना होगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसका मतलब लैम्बडा बराबर कितना होगा, ये 0.04 इंटू 10⁻31 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये इस तरीके से अपन यहां पर चीजें कर सकते हैं। बाकी अगर एविडेंस की बात करी जाए, किसके, डी ब्रोगली इक्वेशन की, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे लेकिन अगले लेक्चर के अंदर। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, और बाकी की जो चीजें रहेंगी अपन आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मैंने आपको न्यूमेरिकल बता दिए हैं। अब जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और हमारा जो डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, मतलब एविडेंस इन फेवर ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, उसके बारे में अपन आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।